पे कैसल बनरा फोर्ट एंड मड फोर्ट जैसे कई किले भी शामिल है, जिससे इन आइलैंड्स में कम्यूटर काफी इजी हो गया। पोर्तुगीज ने लगभग 1 सेंचुरी तक यहाँ राज किया और आखिरकार एक मैरिज ट्रीटी में बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स में इस्लाम को काफी प्रचलित किया था, लेकिन वह लगातार मुगल मराठा वर्ड्स में फंसे रहते थे, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इन आइलैंड्स में काफी कम हो गया था। Whenever we talk about period before 1947, we say that the Britishers colonized India. That from year 1765 to 1945 going forward, this changes the history of India. मुंबई भारत का वह मेट्रो सिटी है जहां हर भारतीय के सपने सच होते हैं। सालों पहले यह सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक के सफर में यह शहर काफी रोमांचक इतिहास समेटे हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाला ये शहर एक समय पर दहेज के रूप में एक विदेशी राजा को शादी के दौरान दे दिया गया था। सपनों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर ने सदियों से कई बदलाव देखे। आज आपको मुंबई का जो चेहरा देखने को मिलता है, यह हमेशा से वैसा नहीं था, बल्कि यह तो 7 आइलैंड में बटा हुआ आर्किपेलागो था, जिसे आर्किपेलागो ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे ये आइलैंड्स मिलकर एक शहर बने, किसने इस पोर्ट टाउन को बसाया और आखिर बॉम्बे मुंबई कैसे बना? सिविलाइजेशन की बात करें तो इंजीनियस ट्राइब स्टोन एज से ही इन सभी आइलैंड्स पर रहा करते थे। कोलिस एंड आगरी नाम के ट्राइब्स यहाँ के सबसे अर्लीस्ट नोन सेटलर्स थे। दरअसल सदियों पहले बॉम्बे शहर था ही नहीं, बल्कि यह जगह कई आइलैंड्स में बटा हुआ था। इस जगह पर बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम नाम के 7 अलग अलग आइलैंड्स हुआ करते थे। ये आइलैंड्स कुछ दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग बसे हुए थे। उन दिनों यहाँ केवल फिशिंग विलेजेस, मार्शेस, मड फ्लैट्स, केव्स, टेम्पल्स एंड हिल्स ही देखने को मिलते थे। इन आइलैंड्स में रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे, जो यहाँ मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा भी कई कम्युनिटीज इन आइलैंड्स में रहती थी। सबसे मजेदार बात यह है कि 7 आइलैंड्स अलग अलग कल्चर को फॉलो किया करते थे और इन सबके इंडिजीनियस किंग्स हुआ करते थे। 3rd सेंचुरी बीसीसी से लेकर 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज ने राज किया। सबसे पहले यहाँ मौर्यन किंग अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 150 बीसी में मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के साथ 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी सी तक इन आइलैंड्स पर वेरियस इंजीनियस डायनेस्टीज ने राज किया, जिसमें सतवाहन वंश, अभिरा, वाक, टकस, कालाचुरिस, कनकन चालुक्यास, राष्ट्रकटा, सिहार अस और छोला शामिल थे। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन सभी आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदू रूलर सॉन्ग्स का कंट्रोल रहा। और इसी दौरान नजरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने जाफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जल्दी ही 1398 में जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, तब जाफर खान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गुजरात सल्तनत की नींव डाल दी। इसी पावर शिफ्ट के साथ बम्बे भी अब गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया। वैसे तो कहने को पोर्तुगीज 1509 में ही बम्बे पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें बम्बे को पूरी तरह हासिल करने में 2 दशक तक का समय और लगा। 1534 में बम्बे पूरी तरह से पोर्तुगीज के कब्जे में आ गया। हालांकि पोर्तुगीज ने बम्बे पर ज्यादातर एग्रीकल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स ही किए, तब भी इन्होंने शहर के चारों ओर रोड, कॉस्वेज एंड कई फोर्ट्स का निर्माण किया, जिसमें बॉम्बे कैसल बनरा फोर्ट एंड मड फोर्ट जैसे कई किले भी शामिल है, जिससे इन आइलैंड्स में कम्यूटर काफी इजी हो गया। पोर्तुगीज ने लगभग 1 सेंचुरी तक यहाँ राज किया और आखिरकार एक मैरिज ट्रीटी में पोर्तुगीज किंग जॉन 4 ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त ये आइलैंड्स ब्रिटिश किंग चार्ल्स को दहेज में दे दिया। पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर के रूप में इंडिया के मालाबार कोस्ट कालीकट पहुंचे। अपने अराइवल के कई साल बाद 1505 में पोर्तुगीज के फर्स्ट वाइस रॉय फ्रांसिस्को डे एल मडा ने कोचन में अपना पहला हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया और 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा को कैप्चर कर उसे अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया। पोर्तुगीज का भारत में आना इन सभी आइलैंड्स को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला था। सबसे पहले दिसंबर 1508 में पोर्तुगीज वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल मडाकन्ना नोर से दियो तक के अपने अभियान के दौरान बॉम्बे पहुंचते हैं। इन्होंने अपने शिप को बॉम्बे आइलैंड के किनारे लगाया। बॉम्बे कर अरेबियन सी से लगे होने की वजह से अल्मीरा को यह जगह काफी पसंद आई। अल्मीरा इन पोर्ट्स को देखकर इतने खुश हुए कि इन्होंने इस पोर्ट का नाम बमबाहिया कर दिया, जिसका मतलब था गुड बे। बाद में यह सभी आइलैंड्स बमबाहिया के नाम से पॉपुलर होने लगे। जब 1666 में ब्रिटिश क्राउन ने इन सभी आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाया, तब इसका नाम बदलकर बॉम्बे कर दिया। धीरे धीरे इन सारे आइलैंड्स को बॉम्बे नाम से बुलाया जाने लगा। हालांकि अल्मेदा ने यह 1508 में ही विजिट कर लिया था, लेकिन पोर्तुगीज को बॉम्बे तक आने में 1 साल का समय लग गया। दरअसल बॉम्बे आइलैंड्स उन दिनों सुल्तान बहादुर शाह, जो कि गुजरात सल्तनत के किंग थे, उनके अंडर आता था, इसलिए पोर्तुगीज यहाँ सीधे तौर पर नहीं आ सके। हालांकि पोर्तुगीज
लगातार गुजरात सल्तनत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। इसी दौरान पुर्तगालियों ने माहिम क्रीक पर अपनी जीत हासिल कर ली। 21 जनवरी 1509 को गुजरात सल्तनत के एक जहाज पर कब्जा करने के बाद अपनी पहली यात्रा बॉम्बे आइलैंड के लिए की, लेकिन इससे उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली क्योंकि बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। लगातार हो रहे फ्लिक्स के बावजूद पोर्तुगीज ने 1526 में वसाइन, जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है, वहां अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इन दिनों बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स में इस्लाम को काफी प्रचलित किया था, लेकिन वह लगातार मुगल मराठा वर्ड्स में फंसे रहते थे, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इन आइलैंड्स में काफी कम हो गया था। पोर्तुगीज इस मौके की तलाश में काफी दिनों से थे और अब उन्हें यह मौका मिलने ही वाला था। 1528 से 1540 के दौरान पोर्तुगीज गवर्नर लोपो वासडे सपाइयों ने गुजरात सल्तनत से पोर्ट ऑफ माहिम को छीन लिया। इस वक्त तक मुगल एम्परर हुमायूं भी मुगल एम्पायर को बढ़ाने में जुटा हुआ था। गद्दी संभालते ही उसने अपना रुख बिहार और गुजरात की तरफ कर लिया। बहादुर शाह को एहसास होने लगा था कि जल्द ही हुमायूं अब गुजरात को उससे छीन लेगा। दिन बदन बहादुर शाह का यह बढ़ता हुआ डर उन्हें पोर्तुगीज से दोस्ती करने पर मजबूर करने लगा। लेकिन पोर्तुगीज के एम्बिशन कुछ और ही थे। एक साइड जहां बहादुर शाह की हुमायूं से इनसिक्योरिटीज बढ़ती ही जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पोर्तुगीज ने बहादुर शाह के इस डर का फायदा उठाया। पोर्तुगीज ने हुमायूं के अटैक से गुजरात सल्तनत को बचाने और उनका साथ देने के बदले 23 दिसंबर 1534 को बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बसाइनी को सौंप दिया और इसी के साथ बॉम्बे एंड बसीन पर से गुजरात सल्तनत का एंड हो गया। बॉम्बे पर कब्जा करने के बाद पुर्तगालियों के हाथों में बॉम्बे के 7 आइलैंड्स थे। अब उनका मेन एम था इन आइलैंड से स्पाइस ट्रेड एंड क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। चूंकि सालों से यहाँ इस्लामिक रूल था, इसलिए यहाँ की सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव थी। यहाँ का माहौल बदलने के लिए पोर्तुगीज ने यहाँ इंटर मैरिज करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यहाँ कई चर्चे बनवाए गए। हालांकि पोर्तुगीज के शासन के दौरान इन आइलैंड्स में ज्यादा बड़े लेवल पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने इन एरियाज को अपने हिसाब से डेवलप किया। रोमन कैथोलिक चर्च को स्ट्रांग सपोर्ट किया। उस टाइम तक बॉम्बे में इनका ट्रेड काफी जोरों से चलने लगा था। कॉटन, कोकोनट, कोयर, स्पाइसेस की ट्रेड ने यहाँ काफी जड़ें फैलाई। ट्रेड में रफ्तार के साथ पोर्तुगीज ने यहाँ कई ट्रेडिंग सेंटर्स, बिल्डिंग्स और चर्चे को भी बनवाया। कच्चे माल को पोर्ट तक लाने ले जाने के लिए उन्होंने रोड्स एंड कॉसवेज भी बनवाए। 16th सेंचुरी खत्म होने के साथ ही पोर्तुगीज ने इंडियन ओशन सहित भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन पोर्तुगीज की बढ़ती आमदनी और मोनोपोली को देखते हुए कई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, खासकर स्पेन ने पोर्तुगीज पर हमले शुरू कर दिए। इसी बीच स्पेन ने पुर्तगाल पर अटैक कर उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत अब भी सुरक्षित था, लेकिन जल्दी ही यहाँ इंग्लिश मर्चेंट ने नवंबर 1581 में एंट्री की, जिसके साथ ही ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज में भारत के डिफरेंट एरियाज पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई छिड़ गई। दूसरी कई यूरोपियन पावर्स इंडिया में पोर्तुगीज के स्पाइस ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वह लगातार भारत में मुगल एम्परर से बिजनेस करने की मंजूरी मांग रहे थे। वहीं दूसरी ओर पोर्तुगीज मुगल किंग को काफी ज्यादा टैक्स देते थे, जिसकी वजह से यह राजा दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स को कोई मौका नहीं दे रहे थे। इसी दौरान 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के स्वाली में अपने शिप्स को लगाया और यहाँ के गवर्नर से ट्रेड करने की मंजूरी मांगी, लेकिन बदले में उनके 2 ट्रेडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पोर्तुगीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ एक बैटल हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इस बैटल को बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, जिसमें पहली बार पोर्तुगीज को किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी ने हराया था। इस जीत के बाद पोर्तुगीज की इंडिया में न सिर्फ ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो गई। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के कुछ एरियाज में ट्रेड की परमिशन भी मिल गई। एक तरफ ब्रिटिशर्स अपने ट्रेड को भारत में एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए जी जान लगा रहे थे, तो दूसरी ओर मिडिल ऑफ द 177th सेंचुरी तक भारत में डच की पावर काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी। धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव फैलाने लगी। इधर पोर्तुगीज का वर्चस्व भी भारत से कम होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्हें भारत में ट्रेड करना है तो जल्दी ही उन्हें सारे कोस्टल एरियाज में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना होगा। हालांकि उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड मैनली पटना, सूरत, कोलकाता और गुजरात में ही कर रही थी, लेकिन दूसरी कंट्रीज को भारत में आने से रोकने के लिए उन्हें वेस्टर्न कोस्ट को भी सुरक्षित करना था। बॉम्बे आइलैंड्स भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ही था, जहां अरेबियन सी के रास्ते थे। दूसरे कंट्रीज के ट्रेडर भारत की तरफ आ सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हाल में किसी और को भारत पर अपना राज जमाने नहीं देना चाहती थी।
जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सुझाव पर ब्रिटिश एम्पायर की सूरत काउंसिल ने बॉम्बे को पुर्तगाल के जॉन फोर्स एक्वायर करने के बारे में सोचा। इस सोच को हकीकत में लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज के सामने मैरिज का प्रपोजल पेश किया, जिसमें ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड और पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, जो कि पोर्तुगीज किंग जॉन की बेटी थी, उनकी शादी का प्रपोजल दिया गया। यह शादी कम और स्ट्रेटेजिक अलायंस ट्रीटी ज्यादा लगती थी, जिसके प्रपोजल में शर्तों की एक लिस्ट थी। इन्हीं शर्तों में से एक शर्त यह थी कि पोर्तुगीज को बॉम्बे के सातों लेंटस को शादी में गिफ्ट के तौर पर इंग्लैंड को देना होगा। शादी का यह प्रपोजल 1661 में ही ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को दे दिया था, लेकिन पोर्तुगीज के कई मिनिस्टर्स इस बात के खिलाफ थे। इसके अलावा प्रिंसेस भी इस शादी को मानने से इनकार करती रही थी, क्योंकि उन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड के कई रिश्तों से ऐतराज था। लेकिन डचेस का बढ़ता इन्फ्लुएंस अब पोर्तुगीज को डराने लगा था। 16th सेंचुरी के अंत में डचेस इंडियन ओशन में पोर्तुगीज की मोनोपोली को चैलेंज करने लगे। उन्होंने वो बिजनेस जिस पर पोर्तुगीज का एकाधिकार था वह उनसे छीनने लगे। अब डचेस भारत के अलावा दूसरे ईस्टर्न देशों में भी घुसने लगे और मसाले, सिल्क और गोल्ड का बिजनेस करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पोर्तुगीज के बिजनेस को तेजी के साथ छीनना शुरू कर दिया। 177th सेंचुरी के एंड तक तो नीदरलैंड्स यूरोप का सबसे धनी देश बन गया। डचेस के इस बढ़ते कॉलोनाइजेशन को देखकर पोर्तुगीज अब डर गए। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने में अपना फायदा दिखने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश क्राउन से संबंध अच्छे हो जाए तो डचेस को भारत में आने से रोका जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो भी मैरिज ट्रीटी पर अग्री हो गए। फिर 1668 में ये शादी हुई और शादी के बाद 27 मार्च 1668 को बॉम्बे आइलैंड्स पर इंग्लैंड का राज हो गया। अब पोर्तुगीज के लिए ऐसा करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे का वो उभरता भविष्य नहीं देखा था जो ब्रिटिशर्स देख पा रहे थे। इस कारण शादी का प्रस्ताव मानते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते कामयाब रहे और दहेज में बॉम्बे इंग्लैंड के किंग को सौंप दिया गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स को दहेज में बॉम्बे आइलैंड्स के अलावा मोरक्को के पोर्ट ऑफ टेंजर को भी गिफ्ट किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को ब्राजील और पोर्तुगीज ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग की भी इजाजत मिली। पोर्च में रहने वाले इंग्लिश रेजिडेंट्स को रिलीजियस एंड कमर्शियल फ्रीडम दी गई और शादी पूरी होने के साथ ही करीब 2 मिलियन पोर्तुगीज क्राउन्स भी इंग्लैंड को दिए गए। बॉम्बे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी कई वजह थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के जरिए आराम से अपने गुड्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते थे और आने वाले समय में वह अपने ट्रेडिंग सेंटर को गुजरात के सूरत से बॉम्बे शिफ्ट करने वाले थे। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में इसे हथियाना चाहती थी, जिस कारण कंपनी ने किंग से आइलैंड की मांग की और किंग ने 27 मार्च 1668 को केवल 10 पाउंड एनुअल रेंट के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आइलैंड लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने हाथ में लेते ही इसके रंग ढंग बदलने शुरू कर दिए। सबसे पहले कंपनी ने यहाँ की डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए कई चेंजेस करने शुरू किए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई क्वे वेयर हाउसेस और कस्टम हाउसेस बनवाए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे कासल के आसपास फोर्टिफिकेशंस भी करवाए और एक सिविल कोड भी बनवाया। बॉम्बे का पहला गवर्नर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सिन को बनाया गया। डेवलपमेंट